नमस्कार, मैं हूं असलम अंसारी और आप देख रहे हैं भारत टीवी 24/7। हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे इन्होंने संगठन क्यों बनाया और क्या कारण थी संगठन को बनाने के लिए। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत टीवी में। धन्यवाद। आपको क्या ऐसी आवश्यकता आनी पड़ी कि आपको इस संगठन को बनाने की जरूरत पड़ी, क्या कारण था? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जो गठन है वो 2000 में हुआ था। आज लगभग 23-24 साल हो गए संगठन को कार्य करते करते। ब्राह्मणों में एकता नहीं थी और कई जगह जो होता था कि ब्राह्मणों के साथ जो है भेदभाव हो रहा था, ब्राह्मणों की सुनी नहीं जा रही थी। तब मैंने ये सोचा कि जो है अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का एक बड़े पैमाने पर संगठन किया जाए। पहले हमारा ये संगठन जो था वो प्रदेश स्तर पे था, उत्तर प्रदेश में था, और आज जो है हम लोग पूरे राष्ट्र में छाए हुए हैं और लगभग देश की 27 राज्यों में हम लोग काम कर रहे हैं। और 27 राज्यों में काम करते करते आज जो एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के रूप में एक वट वृक्ष हुआ है। और इसके बाद ब्राह्मणों में और भी संगठन काम करते हैं, लेकिन हमारा संगठन जो है वो सबसे ज़्यादा और सबसे आगे है वर्तमान में। संगठन में जो है एक तो क्या है, सदस्यता शुल्क जो है वो बहुत कम ली नहीं जाती है, 1 रुपया आजीवन की है। और किसी भी पदाधिकारी से कोई भी पैसे मतलब सदस्यता शुल्क के नाम पे नहीं लेते हम लोग, के साथ सदस्यता शुल्क चाहिए या हम आपको पद दे रहे। और यही कारण है सबसे ज़्यादा कि हम लोग पैसे का कोई लेन देन अपने कार्यकर्ताओं से नहीं करते हैं या जो समाज के लोग हमसे नहीं करते। इसीलिए संगठन आज हमारा नंबर 1 है और सारे राज्यों में मजबूती से कार्य कर रहा है। अध्यक्ष जी, आपने जो संगठन बनाया, आप क्या मानते हैं कि आपके इस संगठन से ब्राह्मणों को जो सुरक्षा है वो मिली है कुछ ना कुछ, या वो जागरूक हो पाए हैं? हाँ, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने जब से काम शुरू किया तो कई जगह धीरे धीरे देखा। जैसे उत्तर प्रदेश में भी 2-3 घटना ऐसी हुई थी। एक उन्नाव में घटना हुई थी, इसके अलावा एक प्रतापगढ़ में घटना हुई थी जहाँ ब्राह्मण परिवारों को जो है बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया था और उनके घरों में आग लगा दी गई। उनकी लड़कियों को लेके लोग वहाँ बहराइच के साइड में जो है कम संख्या में है तो उनके साथ मतलब बहुत ज़्यादा अपमान और प्रताड़ित पीड़ित करते हैं लोग, उनको मारते पीटते हैं, उनकी लड़कियों को लेके भाग जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं, फिर वहाँ बेच बाच आते हैं। मतलब इस तरह से बहुत सी घटनाएं हमने जब देखी उत्तर प्रदेश में 2001 और 2 की बात है, तब से लेकर के तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये संगठन प्रदेश में ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। उसके बाद इसका जो गठन है वो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। जोधपुर में एक घटना हुई थी, जोधपुर शहर के पास में ही, वहाँ राजपूतों के एक परिवार ने एक लड़की थी दधीच करके थी, उसको आग जला दी थी, मतलब जिंदा जला दिया था खेत की मेड़ पे ही। राजपूत लोग थे वो लोग, उन लोगों ने कर दिया था। फिर हम FIR नहीं लिखी जा रही थी तो हम लोग यहाँ से दिल्ली से गए थे, तब जा करके 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज हुई। और हम लोगों ने वहाँ कैंडल मार्च ये वो 3-4 दिन बहुत हंगामा किया, हजारों की संख्या में वहाँ लोग रहे, तब जा करके उस पर कार्रवाई हुई। संजय जी, ऐसी क्या वजह है जो ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है और आपको संगठन बनाने की जरूरत पड़ी? नहीं, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार क्या हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि अन्य लोग जो है कोई बात पे, छोटी छोटी बातों पे ही झगड़े होते हैं। और संगठन तो इसलिए बनाने की जरूरत थी कि संगठन में ही शक्ति है। अगर आप संगठित रहेंगे तो आपकी ताकत का एहसास होगा। और संगठन से आपके बनाने से कुछ भी नहीं होता है जब तक कि आपको शासन और प्रशासन का सहयोग न मिले। जब तक आपका प्रशासन का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक आपका कोई संगठन, आप सोचो पूरे जीवन भर संगठन चलाते रहो और शासन से सहयोग नहीं लो तो नहीं, संभव नहीं है कि आप किसी की मदद कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा से आपने इस संगठन की शुरुआत की है जी। कैसा देख रहे हैं आज आप अपने संगठन को, किस मुकाम पर खड़ा है ये संगठन? संगठन को जो है, हमारा संगठन जो है बहुत ही नीचे लेवल से शुरू हुआ था और आज हमारा संगठन भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है और लगभग 10 लाख सदस्य इसके हैं और 3.5-4 लाख तो सदस्य इसके सक्रिय सदस्य हैं जो पदाधिकारी हैं। और हमारे जो है सदस्य हैं, जो हमारे ब्राह्मण महासभा के सदस्य हैं, वो क्या नाम है, पार्षद भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, सदस्य भी हैं। हमारा ललितपुर का जो जिला पंचायत सदस्य है और जो अध्यक्ष का चुनाव जीता था तो वो प्रदेश अध्यक्ष है हमारा। तो इस ऐसे करके अब हमारे जो सदस्य था वो एक विधायक हो गया है राजस्थान में जाकर के। तो ऐसे कई जगह पे हैं जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। हम लोग सब बच्चों की पढ़ाई के लिए मतलब उनको भी सपोर्ट करते हैं, फीस देते हैं, उनके एडमिशन कराते हैं, उनको रहने की व्यवस्थाएं नोएडा में कर रखी हैं। तो एक बड़े लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं, हम समाज के लिए ही करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि समाज के
आखिरी व्यक्ति तक जो बहुत गरीब है। हमारे समाज में गरीबी बहुत है, ब्राह्मणों में गरीबी बहुत है। कुछ ब्राह्मण जो है वो सिर्फ पैसे वाले हैं, और जैसे ही वो पैसे वाले हो जाते हैं तो फिर वो गरीब को देखते ही नहीं है, चाहे वो हर एक ही समाज में है। और हमें नहीं लगता है कि इस देश में कोई जाति का भेदभाव है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई पंडित है, ना कोई ठाकुर है, ना कोई राजपूत, कोई भी नहीं है। इस देश में सिर्फ दो ही जातियां हैं, एक पैसे वाले, अमीर, और एक गरीब। इसके अलावा कोई नहीं है। अभी आप अमीर आदमी कोई भी काम कर ले, अमीर आदमी चाहे किसी भी निम्न स्तर के आदमी शादी कर ले या मुस्लिम से शादी कर ले तो उसका कोई विरोध नहीं करेगा। नीचे का आदमी अगर कर लेगा तो उसको समाज के लोग ही जीने नहीं देंगे। ये स्थिति आपको है। कैसा लगता होगा जब आपने इस संगठन को इकट्ठा किया है और जीरो से लेकर आज किस मुकाम तक पहुंचे हैं, कैसा महसूस होता है आपको? नहीं, अब तो जो है हम लोग खैर बहुत अच्छी स्थिति में हैं और संगठन का पूरा सपोर्ट भी मिलता है। चाहे किसी की भी सरकारें हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें रहती हैं, वहाँ भी लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे बिहार में जो है वो जेडीयू की सरकार रही, इससे पहले उनकी सरकारें रही हैं इसकी तेजस्वी वाली, तो जनता दल ने भी सहयोग किया। तेलंगाना में उसकी थी चंद्रशेखर राव की, उसने भी सपोर्ट किया। मतलब हर राज्य में अलग अलग सरकारें जो है वो ब्राह्मणों को बहुत सहयोग करती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करें, बहुत सहयोग करती हैं। और हमारे समाज में तो सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू से लेके आज़ादी के उत्सव से लेकर के आज़ादी की लड़ाइयों से लेके संघर्ष किया। मंगल पांडे ने सबसे पहले आज़ादी का बिगुल फूंका था और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। फिर रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सुभाष चंद्र बोस हुए। हमारे समाज के इतने लोग थे जो एक्टिव थे और वो लड़ाई लड़ते रहे। या नाथूराम गौडसे थे, उन्होंने भी देश के लिए कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। वीर सावरकर थे, उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, तभी उनके नाम लिए जाते हैं। तो इस तरह से समाज के लोगों ने बहुत योगदान दिया है देश की आज़ादी से लेकर के आज के निर्माण तक। ऐसा नहीं है कि कहीं भी पीछे हटे हो, हर जगह आगे रहे। और लेकिन क्या है, कई बार जो है उनको ही सम्मान नहीं दिया जाता तो थोड़ा मन आहत होता है। लेकिन संजय जी, एक आपने यानी कि गोडसे जी की बात करी, सम्मान की भी बात करी, उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या भी की थी। इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? नहीं, वो उस समय उनकी जो परिस्थिति या जिस आदमी के जो दिमाग में रहा होगा वो उसके हिसाब से उसने निर्णय किया होगा। लेकिन जो है समाज का था व्यक्ति। कई चीज़ें एक्चुअली क्या है कि पहले के लोगों ने जो है ना भ्रांतियाँ उत्पन्न की हैं कि कोई भी आदमी को एक गलत एंगल से अगर उसे दिखा दिया जाए कि ये गलत है तो फिर सारा देश उसके लिए गलत ही बोलता रहता है। संजय जी, वो कहाँ से सही थे जब आदमी मंदिर में पूजा कर रहा हो और निहत्थे आदमी के ऊपर आप बंदूक चला दो, ये कहाँ तक सही था? नहीं, वो जो है वो उनका अपना नजरिया रहा होगा, जो कि क्या कारण रहे हो उस टाइम पे, क्या परिस्थितियां रही हो। तो आपका ये मानना है कि नाथूराम गोडसे ने सारी लड़ाइयाँ अच्छी लड़ी हैं, केवल एक कारण उनको यानी सम्मान नहीं मिलता है? हाँ, एक चीज के कारण से सम्मान नहीं मिलता है उनको, केवल इस कारण से कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया था। तो लेकिन सारे लोग आज़ादी में सब साथ ही साथ थे। वीर सावरकर के साथ थे जिनको फांसी वहाँ पे काला पानी सजा हुई थी, तो वो तो बहुत सालों तक रहे, सब साथ साथ थे। लेकिन अब आदमी के दिमाग में कब क्या उत्पन्न हो जाए तो वो तो उसकी अलग चीज़ हो गई। लेकिन आप अपने संगठन के माध्यम से भारत टीवी के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भारत टीवी के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि एक तो हमारा जो है समाज के लोग एकजुट रहें। दूसरा, ब्राह्मण हम सरकार से भी मांग करते हैं कि आपके टीवी की, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मेरी जो नई सरकार गठित हुई है, क्योंकि ये केंद्र का लेवल का मसला है, हमारा ब्राह्मण आयोग का गठन जो हमारे बहुत दिनों से मांग पेंडिंग है, वो एक तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरी, गाय माता को जो है वो राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए। और तीसरा जो है रामचरितमानस को जो है वो राष्ट्रीय धार्मिक ग्रंथ का दर्जा दिया जाए। 3 हमारी मांगें विशेष रूप से हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, और सभी जगह पे हमारी ये चीज़ें रहती हैं कि ये 3 चीज़ें हमारी जरूर पूरी की जाए। आपने गौ माता की बात करी है, सड़कों पर सरकारें बन गई, लेकिन सारी सरकारें तमाशा देखती रही। आवारा गोवंश आपको गौशाला में देखने को मिलते हैं या नहीं? नहीं, गौशाला में गोवंश तो इकट्ठे होते हैं, लेकिन फिर एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे जो लोगों की मानसिकता है वो गाय का केवल दूध धो करके फिर उन्हें छोड़ देते हैं।
ये है, उनको खिलाते पिलाते नहीं, जबकि गवर्नमेंट ने इतनी व्यवस्था की है। जब से ये योगी सरकार आई है तब से इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि हर गाय के लिए 120 रुपये शायद के हिसाब से भूसा भूसा के लिए दे रखा है, और कई गौशालाओं के लिए बहुत रुपया दे रखा है। लेकिन लोग काम करने के लिए नहीं है, लोग उसमें खाने की सोचते हैं। जी, आपने एक बात कही है कि लोग गाय का दूध दोहने के बाद उसको छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे लोगों से ये है कि अगर उनका लालन पालन नहीं कर सकते हो तो उनको कृपा करके न बांधें, और दूध दोहने के केवल अगर दूध का ही आपका है तो आप खरीदो कोई भी चीज़, जैसे भैंस खरीदते हो उसको पूरे पालते हो, ऐसे ही गाय को ही पालो। गाय का दूध दो लेंगे और फिर सवेरे छोड़ देंगे और फिर शाम को फिर बांध लेंगे। ऐसे बहुत से हम किसानों को जानते हैं। ये सिर्फ हम लोगों में कमी है ना, हम लोग ही इसके सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो हम ही लोग हैं। सबसे ज़्यादा आप देखोगे गाय इतनी है, यहाँ तो कुछ नहीं है। आप मध्य प्रदेश वाले ग्वालियर वाले रोड पे जाओ, इतनी सड़कों पे गाय होंगी, आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो इसलिए जो है ये इस पर लगाम लगनी चाहिए। सरकारें मतलब कोशिश तो पूरी करती हैं, लेकिन हमारे लोगों के भी कुछ दायित्व हैं, उनका हम भी निर्वहन करें, तभी सरकार का कुछ वो हो पाएगा। नहीं तो सारा पैसा भी बेकार जाता है और लोग भी उसको जो है गलत कहते हैं। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर वार्तालाप की है।